Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about generalized coordinates. जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में एक ब्रीफ सा जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन व्हाट आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. A set of minimum number of independent coordinates required to specify the configuration of the system at a given time are called generalized coordinates of the system. अब कोई भी जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, वेदर दे आर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स या कोई और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, दे आर मतलब कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन है, स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है. जब भी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की तो उसका मतलब कि हमारे पास एक सेट ऑफ वैल्यूज़ है जो कि किसी भी सिस्टम की किसी भी पॉइंट की पोजीशन को या उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरी है. ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है कि सेट ऑफ वैल्यूज़, दे मे बी टू, दे मे बी थ्री और मोर, दो तीन या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, वो सेट ऑफ वैल्यूज़ जो किसी भी पॉइंट की या किसी भी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन यानी उसकी पोजीशन या उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरी है, उनको हम कोऑर्डिनेट्स का नाम देते हैं. मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी घर की ही लोकेशन बतानी है तो हम एक रेफरेंस पॉइंट उसके लिए इस्तेमाल करेंगे. रेफरेंस पॉइंट का मतलब जिस जगह पे आप खड़े हैं, जिस जगह पे आप मौजूद हैं, वो आपका रेफरेंस पॉइंट है. फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कॉलेज के सामने खड़े हैं तो आपका जो कॉलेज है दैट इज़ द रेफरेंस पॉइंट, और वहाँ से अगर आपने अपने घर की लोकेशन बतानी है तो आप कहेंगे जी आप 10 मीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ जाएं, वहाँ से जो है वो आप 5 मीटर ईस्ट की तरफ जाएं या 10 मीटर आप साउथ की तरफ फिर जाएं. इसका मतलब 10 मीटर्स नॉर्थ, 10 मीटर्स साउथ, 5 मीटर्स साउथ और 10 मीटर्स ईस्ट. बेसिकली तीन वैल्यूज़ वहाँ पे जो हैं वो तीन वैल्यूज़ हमें चाहिए थी आपके घर की लोकेशन या आपके घर की पोजीशन बताने के लिए. या आप इसको लेफ़्ट राइट की फॉर्म में कह सकते हैं कि आप 10 स्टेप जो है ये 10-15 कदम जो है वो आप सीधे जाएं, वहाँ से फिर आप दाएं तरफ मुड़ जाएं, फिर बाएं तरफ मुड़ जाएं. मतलब 2-3 या 4 सेट ऑफ वैल्यूज़ जो है वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है आपके घर की या किसी भी चीज़ की लोकेशन को बताने के लिए. तो इसका मतलब एक रेफरेंस पॉइंट या एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसके हिसाब से आप बताते हैं कि यहाँ से 10 मीटर्स नॉर्थ जाएं, 5 मीटर्स साउथ जाएं, फिर 10 मीटर्स ईस्ट जाएं. ठीक है, तो फिर आप फ़लाँ जगह पे या फ़लाँ लोकेशन पे पहुँच जाएंगे. तो इसका मतलब वहाँ पे तीन वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थी टू लोकेट द पोजीशन ऑफ दैट प्लेस. उस जगह की लोकेशन बताने के लिए तीन वैल्यूज़ हमें वहाँ पे देनी पड़ी. ठीक है, तो उन तीन वैल्यूज़ को हम कहेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं. तीन कोऑर्डिनेट्स की हमें वहाँ पे ज़रूरत पड़ी. इसी तरह से जब हम फिज़िकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रॉ करते हैं. उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम तीन तरह की वैल्यूज़ की मदद से, एक्स वाई और जी, तीन वैल्यूज़ की मदद से हम किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, यानी कहीं पे भी कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है स्पेस के अंदर, तो हम कहेंगे जी इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपने इतना डिस्टेंस एक्स की तरफ मूव करना है, इतना डिस्टेंस वाई की तरफ मूव करना है, इतना डिस्टेंस सी की तरफ मूव करना है, और उसके बाद आप इस पॉइंट पे पहुँच सकेंगे. इसी चीज़ को हम बेसिकली इसकी पोजीशन या इसकी लोकेशन कहते हैं. और हम जो पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब करते हैं आर, जिसको हम लिखते हैं एक्स आई हैट प्लस वाई जे हैट प्लस जी के हैट, उसके अंदर भी हम तीन सेट ऑफ वैल्यूज़ यानी तीन वैल्यूज़ बताते हैं कि इतना एक्स की डायरेक्शन में जाएं, इतना वाई की डायरेक्शन में, इतना जी की डायरेक्शन में जाएं, फिर आप उस पॉइंट तक पहुंच सकेंगे. तो उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स. तो कोई भी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं या सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका मकसद होता है कि आपका जो सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, उसकी पोजीशन को बताना कि वो कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं. ठीक है, अब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? दे आर मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं. तो ये भी कोऑर्डिनेट्स तो क्या करेंगे, दे विल स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम. ये भी हमें सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे कि वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है, कहाँ पे पाया जाता है एक सर्टेन टाइम के ऊपर. ठीक है, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रही है इसको बाकी कोऑर्डिनेट से, या इसको हमने क्यों एक स्पेसिफिक नाम दिया है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, उनकी क्या खासियत है? दे आर मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, नंबर वन,
एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कि हमारे पास जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सबसे पहले तो ये मिनिमम होते हैं, रिड्यूस्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यानी आम तौर पे अगर हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए 2 या 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो जब हम उसको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उन 2 या 3 कोऑर्डिनेट्स की बजाय सिर्फ एक सिंगल कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक तो हम वैल्यूज़ को रिड्यूस कर देते हैं, यानी 3 वैल्यूज़ या 2 वैल्यूज़ की बजाय आप एक सिंगल वैल्यू बता के भी उस जगह की लोकेशन जो है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर वही हम कॉलेज वाली बात करें तो आप रास्ता बताएं कि यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, और दूसरा उस रास्ते को आप समराइज कर दें किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन की, मतलब आप कह दें कि फ़लाँ मस्जिद के पास जो है वो मेरा घर है। यानी आपने एक सिंगल बात, एक ही बात बता के आपने वो सारा बता दिया जो आपने बताना था कि इतने मीटर लेफ़्ट राइट आप मूव करें, फिर आप उस लोकेशन पे पहुँचेंगे। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं 2 या 3, उनकी जगह पे एक सिंगल कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ कि नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट्स हम उसमें या नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। दूसरी चीज़, वो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर का मतलब उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब अगर एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू को आप बदलते हैं तो उससे ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यूज़ पे कोई इफ़ेक्ट आए। ठीक है, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक तो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स किस लिए चाहिए होते हैं? रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम एट ए गिवन टाइम, और कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कि हमने पोजीशन या लोकेशन को बताना। Here the term independent means the coordinates must not have functional relation with each other. Functional relation का क्या मतलब है? ये पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में हमने बताया है कि उसमें फंक्शनल रिलेशन का मतलब कि 2 कोऑर्डिनेट्स को या 3 कोऑर्डिनेट्स को आपने एक इक्वेशन की मदद से जोड़ दिया है, और अब एक की वैल्यू चेंज होने से दूसरे की जो वैल्यू है उसमें भी चेंज आएगा। और हमने एग्जांपल वहाँ पे ली थी कि अगर हमारे पास है x इज़ इक्वल टू 2y, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 2 रखते हैं तो x की वैल्यू 4 आएगी। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो y पे डिपेंड कर रही है। मतलब अगर y की वैल्यू में कोई चेंज आएगा तो जो x की वैल्यू है वो भी साथ ही साथ चेंज हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि देयर इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। x जो है वो y का फंक्शन है। y का फंक्शन मीन्स कि y पे डिपेंड कर, ठीक है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके दरमियान कोई फंक्शनल रिलेशन नहीं है। मतलब उनको इस तरह एक इक्वेशन की मदद से हम नहीं बता सकते। जिस तरह हम एक्स वाई जी के दरमियान एक रिलेशन बता देते हैं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू जी, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर, इस तरह का कोई रिलेशन उनके दरमियान नहीं होता। दे डिटर्मन द पोजिशन ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। वो उस सिस्टम में पाए जाने वाले हर पार्टिकल की पोजिशन को डिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह के हम बाकी कोऑर्डिनेट्स के लिए पोजीशन वेक्टर लेते हैं कि r1 फर्स्ट के लिए, r2 सेकंड के लिए, r3 जो है वो थर्ड पार्टिकल के लिए। इस तरह जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको भी हम हर पार्टिकल के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ओके जी, अब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय q1, q2, q3 एंड सो ऑन अप टू qn। यानी जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको बेसिकली हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन जनरल हम उसको q ऑफ i लिख सकते हैं। q i का मतलब एनी नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी जितने भी वहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स या सेट ऑफ वैल्यूज़ चाहिए होंगी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग q1, q2, q3 या इससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं। The choice of coordinates depends on the symmetry of the system। अब जो कोऑर्डिनेट्स हम कौन से लेंगे, जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है इसका मतलब कोई अलग किस्म नहीं है कोऑर्डिनेट्स की, कि हम अगर पहले कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये कोई चौथी किस्म के कोऑर्डिनेट है, नहीं। जब हम लिमिटेड कर देते हैं ना, चाहे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही हों, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, जब हम मिनिमम कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स की या पॉइंट्स की तादाद को, तो वो जो लेस की हुई, कम किए हुए कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कहते हैं।
अब जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं दे मे बी कार्टिजियन, वो एक्स वाई जी में से भी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यानी जहाँ पे आपने स्फेरिकल सिमेट्रीज को डील करना होता है, स्फीयर्स को डिफाइन करना होता है, वहाँ पे हम लोग जो है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास आर, थीटा और फाई है। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके अंदर तीनों की तीनों लेंथ्स ही होती हैं, लेकिन स्फेरिकल जो है उसमें एक लेंथ और दो एंगल हैं, और सिलेंड्रिकल जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें दो लेंथ्स और एक एंगल जो है हमारे पास वो इसमें मौजूद होता है। तो जब हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब कि थीटा यानी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो थीटा है ये भी हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो सकता है। एक्स वाई जी है तो इसमें से एक्स और वाई भी हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का क्राइटेरिया है, जो उनके लिए कंडीशन है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ होने चाहिए, यानी कम से कम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मतलब अगर आप एक्स वाई जी तीन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको अगर आप रिड्यूस करके सिर्फ दो बता देते हैं कि सिर्फ एक्स और वाई की मदद से भी हम पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में से भी हो सकते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में से भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, लेकिन जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होने के लिए कंडीशन है उस कंडीशन को फुलफिल करना ज़रूरी है। अब वो किस तरह से हो सकते हैं हम उसकी एग्जांपल भी देखते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक पॉइंट है जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे कि किस तरह हम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट या सेट ऑफ वैल्यूज़ को रिड्यूस कर सकेंगे, और इसी एग्जांपल से आप लोग अच्छे से समझ सकेंगे कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उसका मतलब क्या है, और इनको यूज़ करने का, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करने का हमें फ़ायदा क्या है। तो इस एग्जांपल को आप अच्छे से समझें। लेट्स से कि हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है, और वो पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। अब वो पॉइंट एक सर्टेन टाइम पे लेट्स से यहाँ पे पहुँच गया है, ये जो चीज़ है, ओके। यहाँ पे हमारा वो पॉइंट मौजूद है, ये मैंने नीचे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है, इसके अंदर एक पॉइंट हमारा सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। लेट्स से कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये इसकी रेफरेंस लाइन थी, यहाँ से इसने मूव करना स्टार्ट किया है और अब ये इस पॉइंट पे मौजूद है। अब इस पॉइंट पे इसकी जो पोजीशन है कि ये कहाँ पे पाया जा रहा है, इस पोजीशन को एक तो ये है कि हम लोग एक्स और वाई दो वैल्यूज़ की मदद से डिस्क्राइब करें कि आप इतना डिस्टेंस एक्स की तरफ मूव कर जाएं, ठीक है, इतना डिस्टेंस एक्स की तरफ मूव कर जाएं, फिर यहाँ से इतना डिस्टेंस वाई की तरफ मूव कर जाएं, फिर आप इस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे। यानी यहाँ पे अगर ये पॉइंट पड़ा हुआ है तो एक तरीका तो ये है कि आप एक्स और वाई दो वैल्यूज़ की मदद से इसकी लोकेशन को बता दें कि आप 2 सेंटीमीटर एक्स की तरफ चले जाएं और उसके बाद 1 सेंटीमीटर वाई की तरफ चले जाएं, यहाँ पे ये पॉइंट लोकेट कर रहा है, एक चीज़, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, दो सेट ऑफ वैल्यूज़ चाहिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन को, यानी इसकी पोजीशन को बताने के लिए, ओके। अब दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं कि हम ये बता दें कि ये इस एक्स एक्सिस के साथ ये जो अब इसकी पोजीशन है या जो रेफरेंस लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही। जब हमें पता चलेगा कि ये एक्स एक्सिस के साथ फॉर एग्जांपल 30 डिग्री का एंगल बना रही है, तब भी हमें पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल का मतलब कि ये पॉइंट अब यहाँ पे इस लाइन के अलोंग यहाँ पे कहीं लोकेट कर, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो पोजीशन है कि ये इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, वो एक तो ये था कि आप एक्स वाई की दो वैल्यूज़ बताते तब भी हमें पता चल जाता कि इतना डिस्टेंस एक्स इतना डिस्टेंस वाई में मूव करें फिर इस पॉइंट तक पहुँचेंगे। और दूसरी चीज़ हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसका एंगल बता दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता दिया कि उस पॉइंट ने इस रेफरेंस लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना दिया। तो वो 30 डिग्री का एंगल जब हमें पता चलेगा तब भी हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये जो है ये अब यहाँ पे पहुँच चुका है। तो एक चीज़ थी जहाँ पे दो वैल्यूज़ चाहिए थी उसकी पोजीशन को बताने के लिए, हमने उसको रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। यानी जो बात, ये जो चीज़ हमें पहले एक्स और वाई दो वैल्यूज समझा रही थी वो एक सिंगल वैल्यू थीटा भी हमें समझा सकती है। इसका मतलब वहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स या दो तरह की वैल्यूज़ को पता करने की, मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक सिंगल वैल्यू की मदद से भी हमारा काम वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, यानी जो दो पॉइंट्स हमें चाहिए थे पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को हमने रिड्यूस कर दिया, ठीक है।
अब ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, मैक्सिमम 2 पॉइंट नंबर से हम इसकी लोकेशन बता सकते हैं, और ये हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 को हमने रिड्यूस करके क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, अब ये जो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, अब इस थीटा को हम कहेंगे दिस इज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जो 2 को रिप्लेस कर रहे हैं। 2 की जगह पे 1 को हमने ले लिया, मतलब हमने मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को चूज कर लिया, तो ये जो थीटा है हमारा, ये हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो थीटा है ये बिलोंग कर रहा है बेसिकली स्फेरिकल जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे बिलोंग कर रहा है, और यही बात हमने की थी। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई अलग से चीज़ नहीं है, इन तीनों सिस्टम्स में से ही कोई 1 या 2 वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन वो जनरलाइज की कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। मतलब यहाँ पे थीटा जो है ये उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसने 2 की जगह पे सिर्फ एक वैल्यू ने उसको रिप्लेस करके काम हमारा आसान कर दिया। इसका मतलब ये हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन है कि किस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, और रिड्यूस करके जो आएंगे वो हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी बड़ी आसान सी वजह है कि यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट की पोजीशन को बताएं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 अननोन्स यानी एक्स और वाई 2 अननोन्स होंगे, और आपको 2 तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करके साइमल्टेनियसली फिर उसमें से एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जब भी 2 अननोन्स होते हैं तो आपने देखा ना कि वहाँ पे 2 इक्वेशंस होते हैं, एक फॉर एग्जांपल 2x + 5y = 0 और एक 8x + 7y = 0। उनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, एक में से एक्स की वैल्यू दूसरे में पुट करते हैं, फिर वहाँ से एक्स वाई 2 अननोन मालूम करते हैं। और अगर सिर्फ एक ही अननोन हो तो वो एक इक्वेशन में से, मतलब 2x + 3x = 9 है अगर, तो वहाँ से आप एक्स की वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ये हमें आसानी होती है कि वहाँ पे 2 अननोन होते हैं, मतलब 2 वैल्यूज़ को हमने मालूम करना होता है। यहाँ पे हमें 2 की बजाय सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को जो है उसको ही मालूम करना पड़ता है, उसको ही आगे इवैल्यूएट करना पड़ता है, और हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ वाई कि हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, जिसमें से एक तो हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिमेट्री ऑफ द सिस्टम। कार्टेशियन भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कैन बी एनीथिंग, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होना चाहिए या पोजीशन वेक्टर आर ही होना चाहिए। दे मे बी एंगल्स, जिस तरह हमने यहाँ पे थीटा को लिखा, दे मे बी एनर्जी यूनिट्स यानी एनर्जी के यूनिट्स कोई चीज़ हो सकती है, दे मे बी मोमेंटम यूनिट्स और इवन एम्पलीट्यूड्स, यानी जहाँ पे भी आपको ये लगे कि आप कुछ सर्टेन कोऑर्डिनेट्स को रिड्यूस करके, यानी 2 या 3 चीज़ों की बजाय आप एक सिंगल चीज़ की मदद से वो सारी चीज़ डिस्क्राइब कर सकते हैं, वही एक सिंगल पैरामीटर, वही एक सिंगल वेरिएबल, वही एक सिंगल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बन जाएगी। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का मतलब कि वो पोजीशन कोऑर्डिनेट का होना ज़रूरी नहीं है। दे मे बी एंगल, दे मे बी एनर्जीज, दे मे बी मोमेंटम, दे मे बी एम्पलीट्यूड्स। बस ये है कि जहाँ पे 2 या 3 वैल्यूज़ का काम एक सिंगल वैल्यू कर दे, उस सिंगल वैल्यू को हम कहेंगे दिस इज़ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। ईच क्यू आई इज़ जस्ट अ नंबर, अ स्केलर, यानी हमने पहले बता दिया है कोऑर्डिनेट क्या होता है, वैल्यू होती है, वैल्यू मीन्स इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसमें डायरेक्शन का कोई केस नहीं होगा। बट दे मस्ट कम्प्लीटली स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ अ गिवन सिस्टम, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट्स को रिड्यूस करते जाएं तो लेकिन वो मतलब उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई अच्छे से ना कर सके। मतलब 3 की मदद से हम डिस्क्राइब कर रहे थे तो हम 3 को ख़त्म करके 2 ले आए वहाँ पे, लेकिन 2 वो लाने हैं जो वही काम करे जो वो 3 कोऑर्डिनेट्स पहले कर रहे थे। यानी उनको रिड्यूस करने से ये ना हो कि 3 कोऑर्डिनेट से हम जो पोजीशन मालूम कर रहे थे वो अब 2 हम वो काम नहीं कर रहे, लेकिन हम उसको कम कर दें। कम हमने तब करना है अगर 3 कोऑर्डिनेट्स भी वही काम कर रहे थे और 2 कोऑर्डिनेट्स भी वही काम करें, कंप्लीटली स्पेसिफाई करें उस सिस्टम की स्टेट को। द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर सेट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज़ नॉट यूनिक, मतलब हमारे पास कोई ख़ास तरीका नहीं है कि हम कहें कि यहाँ पे हम ये कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करेंगे, अगर ऐसा किया तो फिर हम इसकी जनरलाइज कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करेंगे। ये केस डिपेंडेंट है, यानी जो भी सिस्टम है वहाँ पे जो भी आपका कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और उसके लिए ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। मीन्स देयर इज़ नो स्पेसिफिक रूल टू फाइंड द मोस्ट सूटेबल कोऑर्डिनेट्स, मतलब कोई उसूल नहीं है कि यहाँ पे आप ये वाले कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा। ये हम सिचुएशन को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि हमारी वहाँ पे डिमांड क्या है
और उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज़ जो है वो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकती हैं, मतलब वो हमने खुद चूज़ करना होता है। ओके जी, अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से हम लोग इलस्ट्रेट करेंगे कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या उनका मकसद क्या है, किस तरह से वो रोल प्ले करते हैं हमारे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स में। ओके जी, फॉर सिंगल पार्टिकल इन 3 डायमेंशन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर Q1, Q2 एंड Q3। हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है जो कि पीछे जो हमने बात की थी वो सर्कल में मूव कर रहा था, लेकिन सर्कल के अलावा अगर हम रैंडम मोशंस की बात करें तो वो रैंडमली मूव करता हुआ एक सिंगल पार्टिकल जो है उसकी स्टेट हम 3 पैरामीटर्स की मदद से ही डिफाइन कर सकते हैं, मतलब मिनिमम कम से कम भी 3 हमें जो है वो कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे चाहिए। एक एक्स की डायरेक्शन में, एक वाई और जी, एक्स वाई जी 3 वैल्यूज़ हमें कम से कम वहाँ पे चाहिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसकी पोजीशन को। तो इसका मतलब उसके लिए कम से कम भी हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए, तो इसलिए उसके लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स भी 3 ही होंगे, Q1, Q2, Q3। और वो Q1, Q2, Q3 जो है वो क्या हो सकते हैं, वो आपके पास एक्स वाई और जी हो सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कोई भी हो सकते हैं, एक्स वाई जी हो सकते हैं, आर थीटा फाई हो सकते हैं, आर फाई जी हो सकते हैं। ओके, for a double pendulum, theta 1 the angular displacement with suspension and theta 2 the angle between two pendulum are generalized coordinates। इसको भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि डबल पेंडुलम क्या होता है, जिसमें पेंडुलम हमारे पास है कि एक स्ट्रिंग के साथ, लाइट और थिन स्ट्रिंग के साथ एक हम बॉब अटैच कर देते हैं, वो हमारा पेंडुलम बन जाता है। लेकिन उसी बॉब के साथ अगर हम उसी लेंथ की एक और स्ट्रिंग अटैच करें और साथ में नीचे एक और बॉब अटैच करते हैं, यानी 2 पेंडुलम्स बना लें, तो उसको हम डबल पेंडुलम कहते हैं। अब थीटा 1 जो है ये सस्पेंशन मीन्स जिस सपोर्ट के साथ हमने उसको लटकाया हुआ है, उसको जब हम उसके साथ जो फर्स्ट स्ट्रिंग एंगल बना रही है वो थीटा 1 है, और फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ फिर सेकेंड स्ट्रिंग कितना एंगल बना रही है वो हमारा थीटा 2 है। तो वहाँ पे भी हमें फर्स्ट बॉल के लिए भी 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, x1 y1। सेकेंड बॉल के लिए भी 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, x2 y2। लेकिन हमने उसको रिड्यूस करके 4 कोऑर्डिनेट्स को सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे ले आए कि सिर्फ थीटा 1 और थीटा 2, इन 2 कोऑर्डिनेट्स का भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तब भी हम उसकी पोजीशन को जो है उसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं जिस तरह के वो 4 वैल्यूज़ करेंगी। तो वहाँ पे भी हमने रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट्स को, तो रिड्यूस करके जो 2 कोऑर्डिनेट्स आए हैं, मिनिमम नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट्स थीटा 1 एंड थीटा 2, वो हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे। और फॉर सिंपल पेंडुलम ओनली द एंगल विद सस्पेंशन इज इनफ टू डिस्क्राइब इट्स मोशन, मतलब एक पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है, जो सिंपल पेंडुलम होता है वो भी एक सेमी सर्कल बना रहा होता है, यानी ऑल्दो वो कंप्लीट सर्कल में मूव नहीं करता, लेकिन उसकी जो मोशन है एक आर्क के अलॉन्ग भी, अगर एक कर्व के अलॉन्ग भी कोई बॉडी मूव कर रही है, दैट इज़ ऑल्सो सर्कुलर मोशन। तो वो भी वहाँ पे सेमी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, और उसके लिए भी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एंगल थीटा जो है वो इनफ है, जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया। For a particle on the surface of sphere, the generalized coordinates are। कोई पार्टिकल अगर किसी स्फीयर के सरफेस पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे हमें 2 एंगल्स चाहिए होते हैं, Q1 थीटा और Q2 फाई। तो सर्कल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिर्फ थीटा ही इनफ होता है, लेकिन हमें पता है कि जो स्फीयर है वो 3 डायमेंशनल सर्कल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो हमारे पास सर्कल है, ठीक है। बॉल अगर हम यहाँ पे बॉल ड्रॉ करते हैं वो हमारे पास एक सर्कल है, लेकिन वही बॉल जब हमारे पास रियल में पड़ी होती है तो जिसकी एक सर्टेन मोटाई भी होती है, ठीक है। मतलब अगर हम प्लेन की बात करें तो उसकी सिर्फ विड्थ और उसकी लेंथ, सिर्फ 2 चीज़ें वहाँ पे हम डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जब वो स्पेस के अंदर आ जाती है तो वहाँ पे उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई के साथ साथ उसकी मोटाई भी हम देखते हैं, विड्थ भी देखते हैं, तो हम कहते हैं कि अब ये 3 डायमेंशंस में है। तो सर्कल जो है वो 2 डायमेंशंस में होता है, जहाँ पे सिर्फ थीटा ही हमें चाहिए, काफ़ी होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन अगर हम स्फीयर की बात करते हैं जो कि 3 डायमेंशनल हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ पे हम थीटा के साथ साथ एक और एंगल फाई जो है वो भी हमें रिक्वायर्ड होता है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पे 2 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे, Q1 Q2 जो कि थीटा और फाई हैं। फॉर अ पार्टिकल आउटसाइड द सर्फेस ऑफ स्फीयर, अब अगर कोई पार्टिकल स्फीयर से बाहर है, स्फीयर से बाहर होने का मतलब वो स्पेस में किसी भी जगह पे है, तो वो हमारे पास वही पहले वाला केस बन जाता है फॉर अ सिंगल पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। तो एक सिंगल पार्टिकल अगर स्फीयर के बाहर है, बाहर होने का मतलब वो स्पेस में कहीं पे भी मौजूद है, तो वो एक सिंगल पार्टिकल है जो कि रैंडमली कहीं भी मूव कर सकता है। तो उस रैंडम मोशन के लिए फिर थे 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई और जी।
और अगर एक सिंगल पार्टिकल के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो फॉर n पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, मतलब एक गैस को फॉर एग्जांपल हमने रिलीज़ कर दिया एयर के अंदर, मतलब आप गैस बर्नर ऑन कर देते हैं तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आपके किचन के अंदर स्पेस के अंदर मूव कर रहे हैं, तो हर पार्टिकल के लिए 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब एक पार्टिकल के लिए 3 वैल्यूज़ चाहिए x y z, और n पार्टिकल के लिए हमें 3n वैल्यूज़ चाहिए, यानी 3 फॉर ईच पार्टिकल। तो अगर एक ही पार्टिकल है तो 3 इंटू 1 जो है वो 3 होगा, अगर 2 पार्टिकल हैं तो 3 इंटू 2 6 हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मतलब हर पार्टिकल के लिए 3 वैल्यूज़ चाहिए उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास n पार्टिकल्स हैं 3 डायमेंशन में जो कि रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमें 3n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, जो कि हमारे पास x1 y1 z1 एक पार्टिकल के लिए, x2 y2 z2 सेकेंड पार्टिकल के लिए, एंड सो ऑन xn yn एंड zn फॉर द nth पार्टिकल और इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो x y z होते हैं, अगर आप कोई और सिस्टम इस्तेमाल करते हैं मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो वो r थीटा फाई है, सिलेंड्रिकल यूज़ कर रहे हैं तो r फाई और z हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 3 कोऑर्डिनेट्स मिनिमम हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो डिफरेंट एग्जांपल्स स्टडी की हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की, तो कभी हमारे पास वो एंगल थीटा और फाई की फॉर्म में आए हैं, कभी एक्स वाई जी की फॉर्म में। इसका मतलब जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसी भी सिस्टम के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, और कोई भी उनकी डायमेंशंस हो सकती हैं, मतलब वो एंगल भी हो सकते हैं, वो एनर्जीज भी हो सकती हैं, वो मोमेंटम भी हो सकती हैं, प्रोवाइडेड दैट कि वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की कंडीशन जो है उनको फुलफ़िल करें।